So hello everyone, welcome to the YouTube channel of IS Point and I welcome you all in the session of the Hindu analysis। और इस सेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का हम डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू के न्यूज़पेपर से रिलेटेड होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो इसके पहले इस पर डिस्कशन करने से पहले आज के इतने टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को जानते हैं कि किस किस आर्टिकल पे किन किन आर्टिकल्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं उन टॉपिक्स को। आज का हमारा जो जितने भी आर्टिकल्स हमने लिए हुए हैं उनमें आज का हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है टॉपिक्स का वो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड आर्टिकल जिस पर हम डिस्कस करेंगे प्रज्ञाता गाइडलाइन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड हमारा जो थर्ड आर्टिकल होगा वो होगा ICMR शासन के हिसाब से कि ICMR ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ सावधानी दी हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन सब के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में हम आप सभी को एक क्वेश्चन देंगे, द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी लिखने की जो शैली है उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें इनके इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये 4 टॉपिक जो हमने आप सभी बता दिए, इन सब पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज के इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे आज के पहले आर्टिकल जो इसका हमने नाम लिया था लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर बात करें आज के इस न्यूज़पेपर की तो इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसको आप सभी को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला आर्टिकल आप सभी देख पा रहे होंगे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इसका सेकंड आर्टिकल इसी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है और वो है, और सेकंड आर्टिकल जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे वो लिखा है इंडिया ड्रॉप्ड फॉर नॉट इन्वॉल्विंग एक्टिविटी इन रेल प्रोजेक्ट से ईरान, कि ईरान ने कहा है कि वो जो ईरान की जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया क्या होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। इन दोनों आर्टिकल को हम आज कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों आर्टिकल का ओवरऑल इतना ही मतलब कि गोल्स है, उसका एम है कि हमको ये बताना है कि जो इंडिया के द्वारा जो इनएक्टिविटी दिखाई गई है, मतलब जो एक्टिविटी नहीं दिखाई गई है ईरान के जो प्रोजेक्ट था, चाहे वो चाबहार प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वाटर जो भी सिस्टम था, उसमें इंडिया की जो रुचि थी वो उसमें कहीं ना कहीं रिलेट किया गया, जिसके कारण जो ईरान है उसने क्या किया है कि उससे जो असिस्टेंट था, इंडिया का जो असिस्टेंट था, जैसे रेल प्रोजेक्ट हो या फिर वो पोर्ट हो, इन सभी से इंडिया को क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, उसको हटा दिया है। तो इन सब बातों की चर्चा इन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन करके एक साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा जा रहा है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि इंडियाज लॉस इन फॉलिंग टू डेवलप द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन द ईरान माइट बी चाइनाज गेन, यानी कि इस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो है, जो अपॉर्चुनिटी हम लॉस कर रहे हैं, जो इंडिया वाले किसी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहे हैं, किसी अवसर को खो रहे हैं, उस अवसर का लाभ चाइना उसको उठा रहा है, उस चाइना के द्वारा उस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है लॉस इन फॉलिंग टू डेवलप द चाबहार पोर्ट, चाबहार जो बंदरगाह है, चाबहार जो पोर्ट प्रोजेक्ट था उसको डेवलप करने का जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास थी उसने उसको खो दिया है, और ईरान माइट भी चाइनाज गेन। अब ये जो इस प्रकार का हमने लॉस किया हुआ है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से चाइना के लिए क्या हो सकता है, गेन साबित हो सकता है। यानी किस प्रकार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हमने किया और चाइना इसको किस प्रकार गेन करेगा, और इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक प्लान थी और इसके लॉस होने से क्या क्या हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा डिप्लोमेटिकली, इन सभी बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, रीडिंग करना और इसकी एनालिसिस करना। तो इसके पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स टेन्योर द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन अटैच्ड टू चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, कि या जो भी अगर गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने इसकी जो स्ट्रेटजिक थी, जो भौगोलिक स्ट्रेटजी थी, जियो स्ट्रेटजिक थी, उसकी इंपॉर्टेंस को अटैच करके इसको, इस प्रोजेक्ट को, जो चाबहार प्रोजेक्ट था उसको इस प्रकार से देखना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई। यदि बात करें इसके बेसिक फंडामेंटल की, इस पूरे आर्टिकल में ओवरऑल क्या कहना चाहता है, और उसके बाद जो ड्रॉप आउट वाला जो आर्टिकल हमने आप सभी को दिखाया उसमें क्या कहा जा रहा था ओवरऑल, तो हम बात करें कि इसका कहना यही है इस पूरे आर्टिकल का कि जो ईरान का जो रेलवे प्रोजेक्ट है, ईरान का जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो अपने रेलवे प्रोजेक्ट को इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन इंडिया के एक्टिविटी को देखकर मतलब कि इंडिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसके कारण ईरान अब खुद कंप्लीट करेगा उस प्रोजेक्ट को विदाउट इंडिया असिस्टेंस, यानी बिना इंडिया के असिस्टेंट किए हुए, बिना इंडिया के सहयोग के वो उसको स्टार्ट करेगा, उसको वो तैयार करेगा। तो यदि हम बात करें इन सभी प्रोजेक्ट की तो इसमें इंडिया के डिप्लोमेटिक एडवांटेज जो मिल रहा था इस प्रोजेक्ट में, इंडिया को जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा डिप्लोमेटिक जो एडवांटेज मिल रहा था वो चाबहार पोर्ट के द्वारा मिल रहा था, और चाबहार पोर्ट को खोने से इंडिया क्या है, अपनी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को खो रहा है। यानी कि हम बात करें कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया को अनेक अपॉर्चुनिटी दे रहा था। यदि अब आप भौगोलिक स्थिति को देखें, उसको एक बार ऑब्जर्व करें, तो आप यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता था। कौन? चाबहार पोर्ट।
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे रहता है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, इधर चाइना पाकिस्तान चाइना पूरा कॉरिडोर बनाना चाहता है और यहाँ से वो भारत के मतलब कहीं न कहीं किसी प्रकार शिकंजा लगाने के प्रयास में लगा हुआ है। उस पे मतलब कि किसी प्रकार से मतलब उसको चाहे वो स्ट्रेटजिक हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति यहाँ चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर भारत यहाँ से ऑलरेडी बैठा रहेगा, तो कहीं न कहीं चाइना के अंदर भी इसका कहीं न कहीं डर रहेगा, वो भी इस बात को समझेगा। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए एक लॉस था, ये हमारे लिए भी एक घाटे का मतलब प्रोजेक्ट रहा। और बात करें इस अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करने का, तो जिससे कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया के जो इन्फ्लुएंस इस जो अपॉर्चुनिटी का जो अवॉइड करने का जो मतलब इन्फ्लुएंस पड़ेगा भारत के इस अपॉर्चुनिटी का, तो वो चाबहार पोर्ट पर जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको डिक्रीज़ होना और चाइना का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इंक्रीज़ होगा। मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी को जो अवॉइड करने का अगर बात करें, तो जिसमें कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया का इन्फ्लुएंस डिक्रीज़ हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे कई इसके जो हैं कई रीजन्स भी हमारे प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा देखने को मिल रहा है, जो जिन्होंने इस पर तर्क दिया है कि लॉजिकल तर्क दिया है कि उन्होंने बताया कि इस पे इंटरेस्ट न लेने का भी कुछ प्रमुख कारण है उस और इसके रीजन भी लगभग अप्रॉक्सीमेट सामने आ भी रहे हैं। अर्थात हम इंडिया के इस अवसर के प्रति इनएक्टिव मूड में क्यों दिख रहे हैं? तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के तहत भारत जो है, अभी हाल ही में आपने देखा कि 15 जून को इंडिया चाइना के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके अंतर्गत जो भारत है वो यूएसए को कहीं न कहीं अपने फेवर में रखना चाहता है, यूएसए को नाराज़ नहीं करना चाहता है। और वी नो वेरी वेल दैट कि इंडिया जो यूएसए और ईरान के जो रिलेशन है वो कहीं किसी भी हद तक मतलब अच्छे नहीं हैं और यूएसए ऑलरेडी ईरान पे कई सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो यदि हम बात करें कि यूएसए को नाराज़ नहीं करना चाहता है और ईरान पर यूएसए ने कई सैंक्शन भी लगाए हैं और यूएसए के द्वारा ईरान और यूएसए के बीच जो टेंशन है, कहीं न कहीं वो एक प्रमुख कारण बन सकता है, वो एक प्रमुख रीज़न बन सकता है इंडिया के द्वारा इस अपॉर्चुनिटी को लॉस करने का। यानी इंडिया को किसी भी तरह यूएसए का मतलब कि साथ चाहिए, यूएसए के साथ मिलकर वो चाइना को डील करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए ये डिप्लोमेटिकली तर्क है कि इंडिया इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। यानी कि इस आर्टिकल में मुख्यतः स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया कि किस प्रकार ये जो ये चाबहार पोर्ट है, चाबहार जो पोर्ट है आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो थी वो किस प्रकार भारत के लिए साबित हो रही थी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे, उन सभी को हमको भूलना नहीं चाहिए। जैसे यूएसए का जो रिलेशन है, इंडिया यूएसए रिलेशन, उसको भी हमें मेंटेन करते हुए चलना है क्योंकि उसका हमें फ्यूचर में एडवांटेज लेना है। यानी कि इस आर्टिकल में मुख्यतः हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो कि चाबहार के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। यानी कि इस आर्टिकल में मुख्यतः जो पोर्ट है चाबहार, उसके स्ट्रेटजिक एडवांटेज की चर्चा की गई है। चाहे वो भी किस प्रकार, चाहे वो अफ़गानिस्तान में चाइना के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने की बात हो, इंडिया ईरान के रिलेशन को डेवलप करने की बात हो, और उन सभी में चाबहार पोर्ट की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि अगर बात करें जो चाबहार इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहा है, तो जो चाबहार पोर्ट में अगर इंडिया उस पर मतलब अपना एक प्रोजेक्ट को बनाता, तो उससे इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट होता। और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो चाइना की पकड़ थी, चाइना का जो इन्फ्लुएंस था, उसको कहीं न कहीं वो रिड्यूस कर सकता था और चाइना पे नकेल कस सकता था। कौन? इंडिया। अगर चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट वो लॉस नहीं करेगा तो चाबहार पोर्ट की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें इस आर्टिकल में ओवरऑल यही कहने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो भी प्रोजेक्ट है उसके प्रति जो इंडिया है उसको सोचने की ज़रूरत है, जिससे कि वो बेटर डिसीजन ले सके। यानी कि ओवरऑल इस आर्टिकल में चाबहार के पूर्णतः जो एडवांटेज हैं, इंडिया को किस प्रकार उसका जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस मिलेगा, इन सब बातों की चर्चा की गई है। तो आप इस आर्टिकल के अंदर हमने इतना पढ़ा। देखते हैं आज के अगले आर्टिकल को, जिसमें लिखा है सेंट्रल लिमिट, जिसमें हमने बताया कि उसमें प्रज्ञाता। सेकेंड आर्टिकल हमारा क्या है? प्रज्ञाता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उसको देखते हैं, जो कि इस वक्त ऑनलाइन जो डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, डिजिटल जो शिक्षा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसके एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं उस आर्टिकल को। यानी बात करें इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में लिखा है सेंट्रल लिमिट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस
ऑनलाइन स्कूल सेशंस की जो सेंट्रल लिमिट है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास की, जो स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसके सेशन की जो ड्यूरिंग है, जो समयावधि है, उसको एक लिमिट में रखना चाहिए, उसकी एक अपनी एक अलग गाइडलाइन हो चाहिए, उस गाइडलाइन के अंतर्गत उसको चलना चाहिए। तो इसमें क्या बातें की गई, इसमें हाईलाइट पॉइंट हमने की पॉइंट इसका क्या निकाला वो देखिए आप। प्रज्ञाता गाइडलाइंस फैक्टर इन इनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की प्रज्ञाता एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे कि प्रज्ञाता क्या है, प्रज्ञाता से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रज्ञाता किस प्रकार इस आर्टिकल में अपनी एक इंपॉर्टेंस भूमिका बनाए हुए है और किस प्रकार हमें प्रज्ञाता को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन हो, गाइडलाइन हो और भी जो पॉइंट्स हैं वो सब किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, प्रज्ञाता के द्वारा। तो प्रज्ञाता क्या है, सबसे पहले हमारा आज का जो की पॉइंट है वो रहेगा प्रज्ञाता। क्या रहेगा, प्रज्ञाता। तो प्रज्ञाता के बारे में समझते हैं, ये क्या योजना है, क्या प्लान है। तो इसमें जो पहला आर्टिकल लिख रहा है कि स्कूल्स कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैक्सिमम 1.5 आवर्स पर डे फॉर क्लास 1 to 8 की एक गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के नाम क्या है, प्रज्ञाता। और प्रज्ञाता गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल है वो ऑनलाइन क्लास के दौरान वो मैक्सिमम 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे का समय ले सकता है क्लास 1 to 8, यानी क्लास 1 to 8 जो भी प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल की जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 1.5 आवर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उतना टाइम उसको लेना है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड 3 आवर्स पर डे फॉर 9 to 12 यानी 1 to 8 उसको लेना है 1.5 आवर्स और 9 to 12 यानी कि 9 से लेकर 12 तक जो शिक्षा व्यवस्था है ऑनलाइन की उसमें उसको अप्रॉक्सीमेट 3 आवर्स का समय लेना ही उस गाइडलाइन के द्वारा बताया गया है। तो ये जो है गाइडलाइन वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ट्यूसडे को यानी मंगलवार को कल दी गई, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनके द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो समझते हैं इस गाइडलाइन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट को, इसके बेसिक फैक्ट को। तो यदि बात करें प्रज्ञाता गाइडलाइन की तो ये एक ई लर्निंग से रिलेटेड जो संबंधित है, यानी कि ई लर्निंग संबंधित ये गाइडलाइन है। तो ये जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग की या फिर ई लर्निंग की, तो इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है वो सब गाइडलाइन जो है प्रज्ञाता गाइडलाइन के द्वारा ही मतलब कि उन सभी को प्रज्ञाता गाइडलाइन के अंतर्गत ही हम सभी जानते हैं। और यदि बात करें इसकी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि एचआरडी मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन टाइटल्ड प्रज्ञाता, यानी कि ट्यूसडे को एचआरडी मिनिस्टर ने एक रिलीज किया है गाइडलाइन, किसके लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। किसके लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। जो हमारा एचआरडी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने गाइडलाइन जारी की हुई है और इस गाइडलाइन की जो टाइटल है उसको नाम दिया गया है प्रज्ञाता। क्या नाम दिया गया है, प्रज्ञाता। तो इस प्रज्ञाता गाइडलाइन के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं समझते हैं। अब इसकी प्रिपेयरिंग की बात करें, इसको फॉर्म कैसे किया गया, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसको जो प्रिपेयर किया गया है वो है एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा, एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा किसको, प्रज्ञाता गाइडलाइन को प्रिपेयर किया गया है, उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। और बात करें इसके बेसिक पॉइंट की तो इसमें जो डिजिटल लर्निंग की कुल ओवरऑल 8 स्टेप होते हैं। यानी कि हम बात करें अगर प्रज्ञाता हम आप सभी के सामने लिखते हैं प्रज्ञाता, तो प्रज्ञाता में टोटल 8 वर्ड्स हैं। आप देखेंगे इन 8 वर्ड्स ही 8 स्टेप हैं, यानी गाइडलाइन के 8 स्टेप यही हैं। प्रज्ञाता के अंतर्गत ही जो वर्ड्स हैं उन्हीं वो वर्ड्स नहीं बल्कि वो गाइडलाइंस हैं, वो क्या हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं। यदि हम बात करें पी की तो पी फॉर है प्लान, हमें प्लान के साथ सिस्टम को बनाना है। आर की बात करें तो रिव्यू करना है। और बात करें ए की तो वो है अरेंज। जी फॉर गाइड एंड याक एंड असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, यानी कि प्रज्ञाता का ओवरऑल फुल फॉर्म कर सकते हैं प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। यानी ये सब जो टोटल पॉइंट्स हैं ये प्रज्ञाता से रिलेटेड हैं। ये 8 स्टेप हैं जो कि डिजिटल लर्निंग के अकॉर्डिंग प्रज्ञाता के द्वारा दिए जाते हैं। तो यानी कि डिजिटल एजुकेशन के लिए सभी जो गाइडलाइन है इसी के द्वारा दी जाती है। और इसके द्वारा जो गाइडलाइन है वो किसको किसको दी जाती है, देखिए आप समझिए। इसमें रिस्ट्रिक्टिंग स्क्रीन लॉक लिखा है कि जो गाइडलाइन है वो किसको किसको इम्प्लीमेंट करने
करने के लिए किसके लिए इम्प्लीमेंट, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, तो वो होगी स्कूल हेड्स एंड टीचर्स एंड जो भी इन सभी के लिए क्या होगी, मतलब कि इम्प्लीमेंट करना होगा इन सभी बातों का, मतलब कि पेरेंट हो या फिर पेरेंट हो, स्कूल हेड्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, टीचर्स हो, इन सभी के लिए गाइडलाइन और सजेशन इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। और यदि हम बात करें इस आर्टिकल में, तो फिलहाल यही बता रहा है कि जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है वो ऑफलाइन से, यानी जो हमारी इस वक्त की जो पैंडेमिक है उसके अकॉर्डिंग, कि ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जो कदम बढ़ रहा है और इसके बीच जो सेतु का काम कर रहा है, जो ब्रिज का काम कर रहा है, वही है प्रज्ञाता। मतलब स्कूल चलता है तो स्कूल में अपना एक रूल रेगुलेशन होता है और उस रूल रेगुलेशन को स्कूल में ही फॉलो कराया जा सकता है, कि ना कि घर से ऑनलाइन माध्यम से। तो ऑनलाइन माध्यम से उस गाइडलाइन को किस प्रकार हम फॉलो कराएंगे और उस फॉलो कराने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन क्या क्या होनी चाहिए, उन सभी का निर्धारण ही जो करता है वही है प्रज्ञाता। यानी कि प्रज्ञाता गाइडलाइन जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन लर्निंग के बीच का जो है ब्रिज है, सेतु है। अब यदि बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि लिखा है की पॉइंट, कि फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स not more than 30 minutes a day to be spent of teacher in interacting with parent। यानी कि जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट है वो 30 मिनट्स का टाइम नहीं लगा पर बैच के लिए। और इसकी बात करें ऊपर के बच्चों की, तो फॉर क्लासेस 1 to 8 नॉट मोर देन 2 सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस 30 to 45 मिनट्स ईच कैन बी होल्ड। और 1 से 8 की बात करें तो जितने भी सेशन होंगे, यानी 2 सेशन लगभग होंगे और इन दोनों सेशन का जो समयावधि होगी 30 to 45 मिनट्स ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। फॉर क्लासेस 9 to 12 नॉट मोर देन 4 सेशंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस 30 to 45 मिनट्स ईच कैन बी होल्ड। अब देखिए 1 to 8 जो है 2 सेशन होने चाहिए और दोनों सेशन 30 से 40 मिनट के होने चाहिए। 9 to 12 जो सेशन होने चाहिए वो 4 सेशन मैक्सिमम हो सकते हैं, वो उनकी जो समयावधि है 30 to 45 मिनट्स होनी चाहिए। और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इसके बाद अंतर्गत दिए गए। टीचर आर कनेक्टेड टू अडोप्ट द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एनसीईआरटी, इससे आप एकेडमिक कैलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ग्रुप ईमेल्स इन्वॉल्विंग पेरेंट टू बी शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हैं वो सब आप वहाँ से गाइडलाइन के द्वारा जारी की जाएंगे और मैसेज द्वारा आप उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी टीचर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक स्टूडेंट अवेयर टू साइबर बुलिंग, जो टीचर्स हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे किसके लिए, जो भी स्टूडेंट में अवेयर ऑफ साइबर से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन सभी से अवेयर करने के लिए भी टीचर क्या करेंगे, हम बच्चों को अवेयर करेंगे, सावधान करेंगे। तो ये सभी गाइडलाइन किसके द्वारा जारी की गई है, प्रज्ञाता के बारे में। तो हमने प्रज्ञाता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ा, समझा और जाना और उसकी एनालिसिस की। देखते हैं आज के अगले आर्टिकल को। तो हमारा आज का जो अगला आर्टिकल है वो बेसिकली प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होता है और ये जो आर्टिकल हमारा है प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए कुछ बहुत सारी आईसीएमआर की बातें की गई है। हमने आईसीएमआर के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एक आर्टिकल के अंतर्गत, तो आप उस वीडियो को देखकर आप आईसीएमआर के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें आईसीएमआर का आसन इन आइटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब, ये 2 दवाइयाँ हैं, ये 2 सिस्टम हैं, ये 2 नाम हैं जो आईसीएमआर के द्वारा बताए गए हैं। तो ये वर्ड्स हमारे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखिए, 2 दवाइयाँ हैं जो कि आईसीएमआर के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं, जो कोविड-19 में पेंडेमिक में सहायक होगी। तो इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखिए कि किससे रिलेटेड है। तो इस पेंडेमिक कोविड-19 के इलाज से संबंधित इसको किसने दिया है, आईसीएमआर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इन दोनों नाम है आइटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब। तो इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखेंगे। इस आर्टिकल में बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ग्राफ देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य का ग्राफ दिया हुआ है कि इसमें कितने केसेस हैं, कितने डेथ हुई हैं, कितने क्या क्या आर्टिकल्स इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो आज के लिए जितने भी आर्टिकल थे वो आप सभी को हम समझा चुके हैं। समय होता है आज के क्वेश्चन का। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारे हिंदू न्यूज़पेपर से ही बना हुआ है। आप उसको लिखने का प्रयास करें और यदि आप उसको न लिख पाएँ तो कमेंट में बिल्कुल बताएं, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जो भी हमारे न्यूज़पेपर में पिछले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ा, समझा और तैयार किया, उन्हीं से बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे और जल्द ही आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन है राइट ऑल अबाउट आईसीएमआर एंड एनपीपीए मैक्सिमम 150 वर्ड्स। तो आज आप मैक्सिमम 50 मतलब कि अधिक से अधिक आप 150 वर्डों में कम से कम आप लिखने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक मतलब अभी फिलहाल आपकी स्टार्टिंग मतलब कि बननी है, आपको हैबिट डेवलप करनी है, तो आप कम से कम तो नहीं कर सकते। आप प्रयास यही करेंगे कि 100
टू 150 वर्ड्स लिखने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना और उसको समझना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ICMR और NPPA, इन दोनों टॉपिक्स की हमने विस्तृत चर्चा की है अपने पिछले वीडियोज़ के अंतर्गत। तो आप पिछले हमारे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ICMR के बारे में क्या जानकारी है और NPPA के बारे में फुल ओवरऑल लिखना है। तो ये आज का हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। देखते रहिए आइस पॉइंट से जुड़ी सभी जानकारी को लेते रहिए और उस पर बने रहिए। धन्यवाद।